हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीपीएससी 69 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी जो है इस बार 4 ऑप्शन के साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एग्ज़ाम के हूबहू पैटर्न पे है और जिस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस लेवल का यहाँ पर भी मेंटेन किया गया है। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखिए और इसमें जो भी डाउटफुल होगा उसको हम क्लियर रूप में बात करेंगे और ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो आप लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन रखा गया है। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो कब गठित हुई? तो ये 1931 ईस्वी में गठित हुई। दोस्तों, आपको मालूम है कि 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संगतयान, अंबिका सिन्हा, ये सारे जो है मिलकर एक समूह का गठन किया और यह समूह जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए गठित हुआ था। कब? 1931 में। और इनको जो है 1934 ईस्वी में अंजुमन इस्लामिया हॉल में अधिकृत स्थापना किया गया। यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अधिकृत स्थापना कब किया गया? तो 1934 में किया गया। लेकिन जो समूह बना था 1931 में बना था और इसमें जो है अध्यक्ष नरेंद्र देव को बनाया गया। अध्यक्ष किनको बनाया गया? नरेंद्र देव को। और सचिव जो है जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। सचिव जो है जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन से सारा पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों, यह कारण था राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के प्रश्न पे। दोस्तों, ये 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। कब? 20 जुलाई 1937 को। और श्री रामदयाल सिंह को अध्यक्ष बनाया गया और प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या चीज़ का? विधानसभा के। तो रामदयाल सिंह क्या थे? अध्यक्ष थे विधानसभा के और उपाध्यक्ष जो है प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न में जो है बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे दिए थे। कब? 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र इन्होंने दे दिए। दोस्तों, वायसराय ने मांगों को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला को जो है मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ रिहा कर दिया। तो रिहा कर दिया। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है वो बताना है। दोस्तों, ये 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो ये गलत है। ये जो है प्रथम मैसूर युद्ध का डेट दिया हुआ है। दूसरा है 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो ये सही है। और तीसरा है 1824 से 26 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। ये भी सही है। 1845-46 में द्वितीय सिख युद्ध हुआ। दोस्तों, ये गलत है। तो 2 और 3 सही है। आपको मालूम है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ। और यह युद्ध जो है कैसे समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा जो है ये 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। फिर इस संधि के द्वारा जो है टीपू को आधा राज्य छीन लिया गया और करोड़ों रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाया गया। दोस्तों, आपको मालूम है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 75 से 82 के बीच में हुआ और सालाबाई की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध है ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? ये यांडूब की संधि। यांडूब की संधि जो है 1826 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय सिख युद्ध जो है 48-49 में हुआ है, न कि 45-46 में। तो द्वितीय युद्ध का ये डेट दिया हुआ है। अगला है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो दोस्तों, ये हैदराबाद का जो निज़ाम था ना, ये बगावत नहीं किया था। दोस्तों, हैदराबाद का जो स्थापना किसने किया था स्वतंत्र राज्य का? तो ये निज़ामुल उल मुल्क ने किया था। कौन? 1724 में। मालूम है दोस्तों, चिनकिलीज खां का जो ओरिजिनल नाम था क्या था? मीर कमरुद्दीन खान था। मीर कमरुद्दीन खान जो है इनका पुराना नाम माने जो हम लोग जानते हैं ना चिनकिलीज खान, तो इनका पुराना नाम जो था मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी था। और इसी को जो है मोहम्मद रंगीला बादशाह ने निज़ामुल उल मुल्क की उपाधि दिया और आसफ जहाँ की भी उपाधि दिया था। तो हैदराबाद की स्थापना कौन किया था? निज़ामुल उल मुल्क। इसका नाम क्या था? चिनकिलीज खान। और इसका पूर्ववर्ती नाम, पहले ओरिजिनल नाम था मीर कमरुद्दीन खान।
और इसको जो है मोहम्मद रंगीला बादशाह ने निजामुल उल मुल्क की उपाधि दी और आसफ जहाँ की भी उपाधि दिया था। तो यही जो है अंग्रेज के कंट्रोल में था हैदराबाद के निज़ाम। मिलाना है इसमें दोस्तों, संभलपुर को कब मिलाया गया? तो संभलपुर को जो है ये 4849 ईस्वी में मिलाया गया और सतारा को सबसे पहले 1848 ईस्वी में मिलाया गया। अवध को जो है 1856 में और झांसी को 1853 में मिलाया गया। दोस्तों ये सारा चीज़ को किस नीति के तहत? तो लॉर्ड डलहौजी ने एक हड़प की नीति लाई थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं या व्यापगत सिद्धांत भी बोलते हैं। कब लाया था? तो ये जो है 48 में लाया था और इसके तहत जो है सबसे पहले 48 ईस्वी में सतारा को मिलाया, छीन लिया और 49 ईस्वी में जो है जैतपुर और संभलपुर को, और 50 में किसको? तो बाघाट को, 52 में उदयपुर को और 53 में जो है झांसी को मिलाया और 54 में नागपुर को और 55 में करौली को जो है डलहौजी ने हड़प नीति का शिकार बनाया और लास्ट में जो है 1856 में अवध राज्य को कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह से छीन लिया था। तो कुशासन के आधार पर जो है अवध को छीन लिया था। दोस्तों ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब समाप्त किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त हुआ था। अगला है भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित हुआ? तो दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। आपको मालूम है कि भारत में जो ये आईपीसी आया उसका जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। दोस्तों 1860 में जो है लॉर्ड कैनिंग के काल में भारतीय दंड संहिता कानून बनाया गया और सिविल प्रक्रिया संबंधित कानून जो है ये 59 में ही लागू किया गया था। कब? 59 में। मालूम है दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 में संशोधित भी किया गया इसमें और 1 जनवरी 1909 को जो है लागू किया। और फिर क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर ये 1973 में आज़ादी के बाद बना है क्रिमिनल प्रोसीजर और लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1974 को लागू होगा। मालूम है दोस्तों भारत में प्रथम विधि आयोग कब बना था? तो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था और आईपीसी एक्ट 1860 में आया और 6 अक्टूबर 1860 को जो पारित किया गया, 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। तो आईपीसी के जो है आप याद कीजिएगा, आईपीसी जो है आईपीसी कब आया? तो आईपीसी एक्ट 1860 में आया और इसको जो है 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया। लागू कब हुआ? तो लागू जो है 1 जनवरी 1862 को लागू होता है। 3 डेट इसमें है। अगला है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उसकी घटना का अंत जो है संग्राम के रूप में हुआ? तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे आदमी जो है इसके बारे में 1857 के बारे में बोला हुआ है तो उसको याद रखिएगा। जैसे अशोक मेहता का कथन क्या था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अशोक मेहता क्या बोला? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और बी.डी. सावरकर क्या बोला था? तो बी.डी. सावरकर ने यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, ये बोला। और आर.सी. मजूमदार क्या बोला था? तो आर.सी. मजूमदार जो है ये बोला था कि यह न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आउटरम और टेलर का कथन क्या था? तो दोस्तों आउटरम और टेलर ने बोला था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। फिर सीले और लॉरेंस का कथन भी पूछा जाता है, यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह है, सीले और लॉरेंस ने बोला था। और डिजरायले का कथन क्या था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायले बोला था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये सारा चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों एक और पूछा जाता है L.E.R. रीज जो है, रीज क्या बोला था? यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र है। तो 4 को याद रखिएगा, आउटरम टेलर का कथन, रीज का कथन, सीले और लॉरेंस का कथन और डिजरायले का कथन, ये चारों जो है पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है नील विद्रोह, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है कुका विद्रोह सुमेलित नहीं है। बाकी बात नील विद्रोह जो है 59 से 60 के बीच में हुआ, जयंतिया विद्रोह जो है 60 से 63 के बीच में और कुकी विद्रोह 1917 से 19 के बीच में हुआ। दोस्तों
ये जो नील विद्रोह और नील आयोग का संबंध जो है बंगाल से था, और नील आयोग जो है 1860 में सिंटेकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो नील आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? सिंटेकर की अध्यक्षता में। दीनबंधु मित्र ने 1859 में नील दर्पण नामक जो है नाटक लिखी थी। कब? 1859 में। दोस्तों 60 से 63 के जो जनता विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो किंग नगबाह ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है किंग नगबाह ने किया था। और कुकी विद्रोह जो है 17 से 19 में जनजातीय लोगों को पारंपरिक सामाजिक ढांचे और जीवन शैली में अंग्रेजों के दखल के कारण मणिपुर में हुआ था। तो ये कुका विद्रोह गलत है, क्योंकि कुका नामधारी संप्रदाय के लोग कहलाते थे, और 1840 के आसपास में जो है इस पंथ का प्रारंभ सियान साहब यानी भगत जवाहर मल ने किया था। और नामधारी सिखों ने बूचड़खाने का भी भारी विरोध किया, और मालेर कोटला में 1872 में खूनी कांड हुआ जिसमें दर्जनों कुका मारा गया। तो ये खूनी कांड कब हुआ था? 1872 में, जिनमें दर्जनों कुका जो है मारा गया। अगला है निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आधार पर आंसर देना है। फर्स्ट है, ब्रह्म समाज एकस्वरवाद का समर्थन करते थे। सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। तो तीनों सही। इसमें जो है कौन सही है? तो तीनों सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होता है? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने जो है महिला का उत्थान और पाश्चात्य शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा का भी समर्थन किया था। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, और इनको जो है शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था ये आर्य समाज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में हुआ और विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो सभी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही कालाक्रम क्या होगा? तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच ये कब आया था? तो 7 मार्च 1835 को आया था। तो 1835 हो जाएगा। मैकाले, दोस्तों इसमें क्रम के अनुसार सजाना है, टाइम के अनुसार। तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच, तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच जो है 1854 में ईस्वी में आया। इसको जो है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन ये 1835 में आता है। कब? 1835 में। दोस्तों 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजों का राजभाषा बनाया, फारसी का स्थान पे। और हंटर आयोग और दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों ये द इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन जो है ये 1882 में है। कब? 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में आया था। और सार्जेंट शिक्षा योजना जो है 1944 में लाया गया था। सार्जेंट शिक्षा 1944 में। दोस्तों राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग जो है 1948 में बनाया गया, और इसी के आधार पर जो है 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। तो इसके अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? तो 2143 हो जाएगा। कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर और सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। इन शब्दों में जीवनीकार ने वर्णन किया है। तो दोस्तों किसके बारे में वर्णन किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में वर्णन किया है। अगला है नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है। तो अभिनव भारत, दोस्तों अभिनव भारत फिर दिया है अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन। तो इसमें बताना है कि कौन से संगठन था जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। तो कौन सा संगठन था? तो अभिनव भारत अनुशीलन समिति जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके बंधुओं द्वारा किया गया। पश्चिम भारत में अभिनव भारत सबसे सशक्त क्रांति संगठन था
और 1899 ईस्वी में नासिक में गुप्त समाज मित्र मेला की स्थापना भी सावरकर बंधुओं द्वारा किया गया था। कब? 1899 में। और 1909 में नासिक के जिला अधिकारी जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने कर दिया और यही से ये संबंधित थे। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना जो है पुलिन बिहारी दास द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया और वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा 1907 ईस्वी में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। तो दो में जो है ढाका में अनुशीलन समिति का गठन कौन किया? पुलिन बिहारी दास ने, और 1907 में वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया। और दोस्तों मालूम है अनुशीलन समिति का नारा क्या था? खून के बदले खून। क्या नारा था? खून के बदले खून। और वरिंदर कुमार घोष ने युगांतर समाचार पत्र भी निकाला था। और दोस्तों यूनाइटेड इंडिया पेट्रियट एसोसिएशन की स्थापना जो है 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने किया था और ये भारत में मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत भी थे सैयद अहमद खान। और सैयद अहमद खान प्रारंभ में राष्ट्रवादी थे लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस विरोधी हो गया। तो इसमें दो ही है जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। अगला है 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई जिसका नेतृत्व जो है कौन किया था? नेतृत्व जो है तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। दोस्तों ये होम रूल आंदोलन जो है किससे प्रभावित था? तो ये आयरलैंड से में जो होम रूल आंदोलन हुआ था उससे प्रभावित था। और आयरलैंड में कब ये होम रूल हुआ था? तो 1870 से लेकर 1907 ईस्वी के बीच हुआ था। कब? 1870 से लेकर 1907 ईस्वी के बीच। तो आयरलैंड में 70 से 1907 ईस्वी के बीच हुआ, इंडिया में 1916 में हुआ। दोस्तों भारत में होम रूल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनक जो है एनी बेसेंट को माना जाता है। अब भारत में होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किया। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का स्थापना किया था। तो इनका क्षेत्र क्या कहाँ का था? तो कर्नाटक था, महाराष्ट्र था लेकिन मुंबई को छोड़कर, मध्य प्रांत और बरार था। दोस्तों एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल की स्थापना किया। तो सितंबर में ये एनी बेसेंट ने किया था। कहाँ? मद्रास में। और इनका कार्यक्षेत्र जो है लगभग पूरे भारत में था। और ये जो है आंदोलन 1916 से 18 ईस्वी के बीच चलाया गया। और एनी बेसेंट होम रूल लीग के सचिव कौन था? तो जॉर्ज अरुंडेल थे, जॉर्ज अरुंडेल। अगला क्वेश्चन है वुड का एजुकेशन डिस्पैच, इसमें क्या कालाक्रम में इसमें भी सजाना है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है ये दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट किया था। दोस्तों गांधी जी ने पहला अहिंसात्मक सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 1906 में किया था। कब? सितंबर 1906 में। और किस लिए किया था? कि स्थानीय भारतीयों के खिलाफ गठित जो ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में ये किया था। तो ये कौन सा? ट्रांसवाल एशियाटिक अध्यादेश के विरोध में जो भारत के भारतीयों के खिलाफ था। मालूम है दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया था। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894 में। गांधी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो किनसे प्रभावित रही? तो ये सभी से प्रभावित रहा। दोस्तों आपको मालूम है दोस्तों रस्किन की किताब था ऑन टू द लास्ट, इनको पढ़ने से जो है इनको सर्वोदय का ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर हेनरी डेविड थोरे जो है इनका किताब भी इन्होंने पढ़ा था, वाल्डेन ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, ये पढ़ा था। दोस्तों थोरो से जो है महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा सिद्धांत को सीखा। थोरो से क्या है? सविनय अवज्ञा सिद्धांत। और टॉलस्टॉय के महत्वपूर्ण रचना वार एंड पीस से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। और गांधी जी ने लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित होकर टोल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो इनसे क्या सीखे थे? इनसे जो है सर्वोदय के नाम का भी अनुवाद गुजराती भाषा में किए थे रस्किन के किताब से। और थोरो से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का सिद्धांत सीखे। और टोल्स्टॉय से जो है प्रभावित होकर टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका में किए। तो सभी से जो है इनकी विचारधारा प्रभावित थे। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है।
दोस्तों ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने 1920 से 22 में आदिवासियों के हितों को लेकर माते कुंडिया नामक स्थान पर एक ही आंदोलन शुरू किया था। कौन आंदोलन? एक ही आंदोलन। और 1922 ईस्वी में एक ही आंदोलन के दौरान जो है दादवाव गांव में भू राजस्व व्यवस्था, जागीरीदार कानूनों आदि के विरोध करने के कारण मेजर H.G. सुहन के आदेश पर गोली चलाने से 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। तो ये भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है तेजावत जी। अगला है निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। तो कौन रखना चाहता था? तो लॉर्ड हार्डिंग। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ही था। अगला है पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? तो दांडी यात्रा जो है ये अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ जो है स्टार्ट किया था। दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को जो है सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना जो है नेपोलियन के एल्वा से पेरिस मार्च और मुसोलिनी का मिलान से रोम मार्च तक की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो कितने प्रांतों में? तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1937 के चुनावों में 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, 8 प्रांतों में। अगला है यह कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? तो यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। अगला है आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है ये 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। अगला है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। तो कब समाप्त हो गया? तो ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो है ये समाप्त हो गया। दोस्तों 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन 30 सदस्यीय मिशन थी और इस मिशन के अध्यक्ष सर पेंथिक लॉरेंस था। कौन था? सर पेंथिक लॉरेंस। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया। कैबिनेट मिशन ने पूर्व शिमला सम्मेलन हुआ था कब? जून 1945 ईस्वी में, और इसके द्वारा जो है गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। दोस्तों CR फॉर्मूला कब? तो 1944 में हुआ था और भारत के विभाजन का प्रावधान था इसमें। बाल्कन योजना जो है 3 जून योजना भी इसको कहते हैं, माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, या भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। इसी के द्वारा जो है भारत का विभाजन किया था माउंटबेटन योजना के तहत। अगला है इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो ये लॉर्ड मिंटो ने किया था। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत वहाँ पाई गई। कहाँ पाई गई? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो है एक से अधिक है। हड़प्पा सभ्यता को जानने का स्रोत जो है मुख्यतः पुरातात्विक है। पुरातत्व स्रोतों में मुहरें सबसे महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सिलखड़ी से बनी थी और सिलखड़ी एक प्रकार का क्या है? मुलायम पत्थर, और जिसके काटकर जो है मुहर बनाया जाता था। और किस प्रकार का था? वर्गाकार या आयताकार दोनों रूप में था। और वर्गाकार पे जो है चित्र बना हुआ था, चित्र और लिपि दोनों का उत्कर्ण था। और आयताकार पे जो है केवल चित्र था। मुहरे सबसे अधिक जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। लोथल से जो है फारस का मोहर प्राप्त हुआ। फारस का मोहर जो है बटनदार, वृत्ताकार, बेलनाकार आदि प्रकार का पाया गया। अगला है उपनिषद पुस्तकें है। तो उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पर आधारित है और उपनिषद को जो है वेदांत भी कहते हैं। इसकी संख्या कितना है? 108 है। अब इसमें मिलान है। मत्स्य जो है, मत्स्य कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद का राजधानी जो है विराटनगर है। और कुरु जो है इंद्रप्रस्थ दिल्ली के साइड में है। सूरसेन जो है, सूरसेन मथुरा हो जाएगा। और अस्मक पोतन है। अगला है वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। तो कौन सा स्थान है? तो ये अनुराधापुर है।
प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष जो है कनिष्क के समकालीन थे। मिलाना है तिरुकुरल, तिरुकुरल क्या है? दर्शन है। और तोल्कापियम जो है व्याकरण है। शिल्पादिकरम जो है प्रेम कथा है। और मणिमेखले जो है वणिक कथा है। दोस्तों शिल्पादिकारम की रचना किसने किया था? इलोंगो आदिगल ने किया था। संगम संहिता का प्रथम महाकाव्य जो है शिल्पादिकारम को ही माना जाता है। मणिमेखले पुस्तक की रचना जो है शीतले संतार ने किया था। कौन? शीतले संतार ने। और तिरुकुरल पुस्तक की रचना जो है तिरुवल्लुवर ने किया था। अगला है गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली जो है भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। मिलाना है स्तूप जो है, सांची स्तूप फेमस है। चित्रकारी जो है बाघ का चित्रकारी। कनिष्क का सिरविहीन मूर्ति कहाँ है? मथुरा में है। और दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म कौन महत्व देता है? तो ये जो है ये भगवत गीता महत्व देता है। अगला है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे? तो किस राजवंश के अंतर्गत? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। दोस्तों वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायकरण जो है ये शायद संत विद्यारण माधव के भाई थे और शायद सर्वमान्य महान भाष्यकर्ता थे और सायन वेद भाष्यकार में ख्याति अर्जित किया था। दोस्तों सायन ने अपने भाष्यों को वादवीय वेदार्थ प्रकाश के नाम से भी अभिहित किया था। विद्यारण माधव वैष्णव संत थे और विद्यारण माधव ने हरिहर बुक्का को पुनः वैदिक धर्म में संस्कारित किया था। हरिहर बुक्का जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्त काल में नारद, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतिकार थे। तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य के समय था ये भाष्यकार। चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में होता है। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोट का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। दोस्तों 23 जनवरी 1565 ईस्वी को बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह के नेतृत्व में जो है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर ये सभी को संयुक्त सेना को जो है विजयनगर को नष्ट कर दिया था ये आदिल शाह। तो तालीकोटा का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। जब्त प्रणाली किसने शुरू किया था? दोस्तों अकबर ने शुरू किया था जब्त प्रणाली। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था आखिरी मुगल बादशाह। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरुबारी केस में। अगला है अनुच्छेद 312। तो जो दोस्तों अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवा वर्णन है इसमें, अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 155 जो है ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और 324 जो है निर्वाचन आयोग है और 315 लोक सेवा आयोग। अगला है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का है, सही है। जनगणना संघ सूची का है, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का मतलब द्वितीय सूची, ये गलत है, ये चौथी अनुसूची में है। और दल बदल विरोध जो है 10वीं अनुसूची में है, ये सही है। तो जो सुमिलित नहीं है ये राज्यसभा में सीटों का मतलब जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि एक भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 ईस्वी में किया गया था। कब? 1956 ईस्वी में। और 1 नवंबर 1956 को जो है 7वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और फजल अली आयोग के सिफारिश पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों के निर्माण पर जो है सर्वप्रथम एस के धर की अध्यक्षता में जो है एक समिति बनाई गई थी।
दोस्तों 1948 ईस्वी में जेबीपी समिति ने जयपुर में धर समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और जेबीपी समिति ने माना कि देश में राज्यों का निर्माण जो है मूलतः आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया जाना चाहिए। ये है। अगला है मौलिक अधिकार क्या है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। अगला क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा रिट कहते हैं? तो ये परमादेश कहते हैं। अगला है संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में डैश है। तो संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी जो कानून बनाता है और जो कानून लागू करवाता है उस पर नियंत्रण रखता है कानून बनाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा मूल अधिकार है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जो है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये आर्टिकल 53 में निहित है। दोस्तों अनुच्छेद 52 में क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। 54 में इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है और 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति का प्रावधान किया गया है। 56 में जो है कार्यकाल का उल्लेख किया गया है और 51 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में है। इसके अंतर्गत जो है राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास में सहयोग करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है आर्टिकल 51 में। अगला है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो कौन नामांकन पत्र कर सकता है? तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है। अगला है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो राज्यसभा जो है अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के आधार को हटाया है? तो कौन सा? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो उसे उपाध्यक्ष को देना होगा। अगला है लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम नीचे गिरेगा? तो सर्वप्रथम जो है सभी साथ ही में गिरेगा। अगला है कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तचाप का निम्न में से क्या कारण है? तो क्या कारण है? तो ये हृदय द्वारा रुधिर को पंप करने की दर बढ़ जाने के कारण, ये रीजन नहीं है। धमनियों में सिकुड़ने होने के कारण, ये सही है। तो केवल 2 सही है। अगला है विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन जो है ये गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना है। अगला है निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 डिग्री टेम्परेचर पे। अगला है सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित जो है लाल रंग का होता है, इसलिए जिसको जो है सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में किस एक के कारण होता है? तो किस एक के कारण होता है? तो ये अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के कारण जो है आँख जलता है। अगला है एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक यानी रेसिस्टेंस है? तो मंद रोशनी में वाले बल्ब में जो है हाई रेसिस्टेंस होता है, इसलिए ये मंद होता है, क्योंकि हाई रेसिस्टेंस होने से जो है बल्ब की शक्ति कम हो जाता है। बल्ब की शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर V²/R होता है। P बराबर V²/R, यानी R कम हो जाएगा तो ये पावर जो है ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा होने की वजह से पावर कम होता है तो मंद रोशनी हो जाता है। अगला है सोडियम बेंजेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कौन सा लक्षण सही है? तो कौन सा लक्षण सही है वो बताना है। यह एक सामान्य परिरक्षक है, सही है। इसका प्रयोग जैम और स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, सही। इसका प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है, ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएगा। गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसोन है। अगला
अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो ये न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने किया था, ये सही है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज, और अल्फा कण का अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था अल्फा कण का, और प्रोटॉन का है गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो ये गोल्डस्टीन होगा। मेसॉन का होमी जहांगीर भाभा ने किया था मेसॉन का। पॉजिट्रॉन का जो है कार्ल एंडरसन ने खोज किया। अगला है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, यानी परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसको आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार किसको कहते हैं? तो जिसमें परमाणु भार सेम हो और परमाणु संख्या डिफरेंट हो, आइसोबार कहते हैं। अगला है निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो एंटीक्लोर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है एथेनॉल का निर्माण एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर के विद्युत अपघटन द्वारा होता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से एथेनॉल का निर्माण जो है एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर के किण्वन द्वारा होता है, न कि विद्युत अपघटन द्वारा। तो फर्स्ट गलत हो गया। वायु की उपस्थिति में एथेनॉल जो है ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल अथवा एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, सही है। एथेनॉल बियर, वाइन, व्हिस्की और अन्य शराबों का मुख्य घटक है, ये भी सही है। रोगाणु मुक्त करने और घावों को सुखाने में भी इसका यूज होता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक कौन नहीं है? दोस्तों यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये रासायनिक उर्वरक है, लेकिन सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? तो कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? तो ये जिंक ऑक्साइड जो है चाइनीज व्हाइट कहलाता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो उपपरजीविता कहते हैं। अगला है मानव सदृश लघुत्तम कपि है, तो किसका लघुत्तम कपि है? तो ये गिवन का लघुत्तम कपि है। निम्न में से किसमें लिंग गुण सूत्र नहीं होता है? तो लिंग गुण सूत्र जो है छिपकली में नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो कौन सा दंत? तो ये चवर्णक जो है ये सिर्फ अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है। निम्न में से कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा नहीं है? तो ये हाथ का हिलाना जो है रिफ्लेक्स, बाकी बात हार्ट पंप, श्वास और लार जो है रिफ्लेक्स एक्शन है। हाथ का हिलाना जो है रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। अगला है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, तो सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। अगला है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। अगला है B12, तो B12 क्या है? तो B12 जो है ये प्रतिअरकता कार्य करता है, प्रतिअरकता कार्य। विटामिन सी जो है प्रतिस्कर्वी कारक है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी क्या है? तो विटामिन डी जो है प्रतिरक्षणी कारक है, न कि बाध्यता रोधी कारक है, तो ये गलत हो जाएगा। विटामिन के जो है प्रतिरक्त स्रावी कारक है, तो सही है। दोस्तों विटामिन ई जो है बाध्यता रोधी कारक है, ये जो है विटामिन ई हो जाएगा। अगला है देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च, सरू प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जिम्नोस्पर्म होगा। दोस्तों देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च और सरू जिम्नोस्पर्म प्रसिद्ध लकड़ी है जो कई पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या होती है? तो इनके बीजों में बीजावरण नहीं पाया जाता है, संवहन ऊतकों में जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं और जीरोफाइटिक होते हैं, वायु परागन होते हैं और बहुभ्रूणता भी पाया जाता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, किसको? चिलगोजा को। अगला है मिलाना है, फल जो है अंडाशय में बनता है, बीज जो है बीजांड में, काष्ठ जो है तना से और मंड पत्ती से। अगला है स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, सही है। दोनों बहुलक है, सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, तो दोस्तों ये गलत है। स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ अभिक्रिया करके गहरा नीला रंग देता है और सेल्यूलोज जो है आयोडीन के साथ कोई रंग नहीं देता है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों ग्लूकोज का अणु से निर्मित है, ये सही है। एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स जो है एक विष है जो जैव युद्ध में काम आता है, एंथ्रेक्स।
थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया जो है दोषी जीन से उत्पन्न रोग है, दोषी जीन से उत्पन्न रोग। सरगोशी, तो सरगोशी जो है गर्भ की किराएदारी है। और ट्रांसजेनिक्स जो है जीनोम में परिवर्तन करने का वाला विज्ञान है। अगला है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किससे बनता है? तो ये दोस्तों बेकेलाइट फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल और मिथेनॉल के संघनन से बनता है। फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल और मिथेनॉल ये दोनों हो जाएगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक। एड्स विषाणु होता है, तो एड्स विषाणु जो है ये आरएनए और प्रोटीन से होता है, आरएनए और प्रोटीन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैव विकास की अवधारणा से संबंधित जो है चार्ल्स डार्विन है। अगला है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन है? दोस्तों पहले तो हम लोग 10, 15, 20 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 होगा। और 4 अंकों का महत्तम संख्या कितना होगा? 4 × 9। और जब 4 × 9 में हम 60 से भाग देंगे तो 39 शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा? 39। और अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा? 4 × 9 में से 39 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9960। अगला है ये दिया है x³ - y³ निकालना है। दोस्तों इसको जो है ऐड कीजिए, इसको ऐड करेंगे तो x + y हो जाएगा बटे 1xy बराबर है। क्रॉस गुना कीजिए तो क्रॉस गुना करने पे जो है xy बराबर x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x² + y² अब +2xy इधर आ जाएगा -xy = 0। तो x² + y² प्लस xy यानी x² + y² प्लस xy बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो x - y इंटू x² + y² प्लस xy। यहाँ इसका जो है इसके 0 के बराबर है तो ये सब है 0 हो जाएगा। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाता है। तो देखिए 25% 1/4 तो 4 से 3 हो गया। अब 20% की वृद्धि हो जाता है तो 5 से 6 हो गया। तो पहले 20 आता था अब 18 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्या हानि होगा? 2/20 × 100 यानी 10% की हानि हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 10% की कमी हो जाएगी। 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत इतना है। तो मान लीजिए 100 है तो 80% वैल्यू का दाम जो है ये 3024 है, जिसमें विक्रय मूल्य 5% टैक्स भी शामिल है। दोस्तों तो छूट देने के बाद 80% हो गया। अब फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स है तो इसका 80 का 5% निकालिए, 4% हो गया। यानी 84% का वैल्यू जो है ना 3024 है। तो क्या कर रहे हैं? वस्तु का अंकित मूल्य तो 100% की निकाल लीजिए तो 3024 बटे 84 × 100। दोस्तों इसको 7 से काटिए तो 12 × 7 = 84 होता है। 7 से 7 × 4 = 28, 2 × 7 = 21, 1 × 7 = 2 = 14। तो ये हो गया। 12 से कटेगा 12 × 3 = 36, 7 हाँ 12 से कट जाएगा 12 × 3 = 36, इधर 7 है 12 6 × 72 तो 36 हो जाएगा। 36 × 100 तो 36 × 100 कितना? 3600 हो जाएगा। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है तो 20% क्या आ गया? 5 है 6 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से तो ये गर्ल्स हो जाएगा, ये बॉयज होगा। क्या है कि गर्ल्स ज़्यादा है। अब कह रहा है इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है तो 11 का वैल्यू जो है 66 हो गया। इसमें कुल कितना हो गया? 11। तो एक का वैल्यू कितना? 6 हो गया। तो एक का वैल्यू 6। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती, एक का वैल्यू 6 है तो बॉयज कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा लड़की। अगर कह रहा है कि यदि कक्षा में 4 और लड़के आ गया तो 36 से 40 हो गया। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो 40 से 3:4 हो जाएगा। 1 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र 4:3 है तो 1 वर्ष उम्र क्या है? 4:3 है। और 3 वर्ष बाद 6:5 होगा। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1 थे, ठीक है। तो देखिए 1 वर्ष पूर्व 4:3 है और 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष है तो टोटल कितना? 4 हो गया डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना है? 2 है। तो 2 का वैल्यू 4 है तो 1 का वैल्यू 2 हो गया, 1 का वैल्यू 2 हो गया। तो आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की उम्र क्या है? तो ये 6 है तो 6 × 2 = 12 हो गया, 5 × 2 = 10
तो ये क्या है, ये 3 वर्ष बाद है, 9 वर्ष बाद कह रहा है आज से, तो 3 वर्ष 6, तो इसमें 12 6 18 का 9 वर्ष कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद को निकलेगा, तो 12 6 18 हो गया, 10 6 16, तो क्या 9:8 हो जाएगा। ए बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि ए और बी मिलकर 72 दिनों में कर रहा है, बी और सी जो है 120 दिनों में, ए और सी जो है 90 दिनों में। तो 72 120 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 72 में 5 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 120 में 3 से गुना करेंगे, ये 4 गुना करें तो 5 4 9 3 12, 12 है, ये डबल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 360/6 कीजिए, 6 36, 60 दिनों में पूरा कर लेगा। इसमें भी एलसीएम मेथड यूज किया, 6 और 9 का एलसीएम कितना 18, तो 36 18 9 दूना 18, यानी 2 कर 1 घंटा पे खोला जाता है, तो 2 घंटा में 3 2 5 हो जाएगा, 5 काम होगा। तो काम कितना करना है 18, तो 5 3 15, यानी 6 3 15 काम जो है कितने घंटों में हो जाएगा, तो 6 घंटों में हो जाएगा, क्या कि 2 घंटों में 5 काम होता है। अब बच गया 3, तो 3 अब कौन काम करेगा, तो ए काम करेगा, तो ये कितना काम करता है 3, तो ये 3 का काम कर देगा, तो 6 1 7 घंटा हो जाएगा। दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन इजी रहता है, आप लोग 2 क्वेश्चन छोड़ दिए बना लीजिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुरिया घाट की पहाड़ी नेपाल में स्थित है, यह पहाड़ी हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो ये शिवालिक का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल है, तो आग्नेय सेल कौन है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, डियोराइट ग्रेनाइट और बेसाल्ट सभी आग्नेय से बनता है। तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो पूर्वी तटीय मैदान जो है उन्मजीत समुद्र तट है, ये सही नहीं है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान जो है क्षेत्र दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच फैले लंबे समतल मैदान है, न कि उन्मजीत समुद्र है। अगला है, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार राज्यों के निर्मित संपूर्ण 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण निम्नलिखित में से किसको दिया जाएगा, तो किसको दिया जाएगा, तो ये जो है पुरानी सरकारी वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए दिया जाएगा, फिर शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार के लिए दिया जाएगा, यूनिट मॉल का निर्माण करने के लिए, और बाल और किशोर पुस्तकालय निर्माण करने के लिए। असत्य कथन को पसाना है, तो वाणिज्यिक सेवा को निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3% है, सही है, और दूसरा सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है, ये भी सही है, और भारत 2021 में 10 सेवा निर्यातकों देश में शामिल है, ये भी सही, तो कंप्लीट सही है। अगला है, पूर्वोत्तर भारत की दी गई पढ़ाई को उत्तर से दक्षिण की सही क्रम में सजाना है, तो उत्तर से दक्षिण को सजाना है, तो सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा, तो सबसे उत्तर में जो है मिसमी पहाड़ी है, फिर इसके बाद जो है पटकाई बूम है, इसके बाद नागा पहाड़ी, इसके बाद मिजो पहाड़ी मिजोरम में। अगला है, उत्तर भारत के मैदान को पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत करना है, पश्चिम से पूर्व दिशा में करना है, तो सबसे पश्चिम में कौन हो जाएगा, तो सबसे पश्चिम में मोतिहारी का मैदान हो जाएगा, इसका मधुबनी का मैदान, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद जो है ये सहरसा का मैदान हो जाएगा, इसके बाद जो है अररिया का मैदान हो जाएगा, इसके बाद कटिहार का मैदान हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है, किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र नहीं है, तो जयपुर में नहीं है। अगला है, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है, तो ऊसर मृदा जो है ये सिवान जिले में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर हाई और निम्न मात्रा में पाई जाती है, तो कौन हाई है या कौन निम्न है, तो ये सबसे हाई जो है ऑक्सीजन है, उच्चतम है, मैग्नीशियम कम है। अगला है, बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में कौन शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो ये बाल विकास शामिल नहीं है। कौन कौन है, समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता का सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 जो है सप्तऋषि है। रोसबी तरंगों में आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं, तो इसमें जो है इसमें तरल पदार्थों में घूर्णन होती है और निचले वायुमंडल की पवन होती है। अधिक ऊंचाइयों में पवनों के बृहत्काय घुमावदार बहाव है, यह कोरियोलिस से प्रभावित और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभाव करती है। तो इसमें जो है सभी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो अपगलन रेटिंग जूट
है, सही है। रेतून गणना, पलवार नमी बनाए रखना, ये सही है। परिशुद्ध कृषि, बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रण करना, ये गलत है। दोस्तों परिशुद्ध कृषि जो है बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रण करना सम्मिलित नहीं है, क्योंकि परिशुद्ध खेती में जो है डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। अगला सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अनाईमुड्डी है। अनाईमुड्डी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित कथन में असत्य को चयन करना है। असत्य को चयन करना है। फर्स्ट है पिछले वर्ष की तुलना में बिहार बजट के कुल व्यय में इस वर्ष वृद्धि हुई, सही है। बिहार बजट के कुल व्यय का लगभग 70% व्यय राजस्व व्यय से निर्धारित है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि 22-23 में बिहार द्वारा प्रतिबद्ध व्यय मदों में 70,360 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है, जो कि राजस्व प्राप्ति का 36% ही है, न कि 70%। बजट 23-24 में बिहार योजनागत व्यय लगभग 1 लाख करोड़ है, सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? डुरंड लाइन जो है भारत और बांग्लादेश जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि डुरंड लाइन 1893 ईस्वी में निर्धारित किया गया था और डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, न कि बांग्लादेश के बीच में, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी बात सही है। मिष्टी योजना संबंध है, तो मिष्टी योजना जो है मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये नरसिम्हा समिति जो है ये सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि नरसिम्हा समिति का संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। अगला है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक कितना हरित हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता विकसित करने का निर्धारित किया गया है? तो कितना? तो ये 5 मिलियन मीट्रिक टन। मोटे अनाज से संबंधित असत्य कथन को चयन करना है। तो यूएन ने अपने 75वें सत्र वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया, सही है। भारत में मिलेट्स मुख्यतः रबी है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मिलेट्स है, जैसे ज्वार, कोदो, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, ये सभी जो है ये मोटे अनाज है। भारत नाइजीरिया बाजरा जो है दोस्तों भारत, नाइजीरिया और अन्य एशियाई और अफ्रीका देशों में उगाया जाता है। विश्व का लगभग 40% मोटे अनाज का उत्पादन जो है भारत करता है, तो ये खाली रबी है, ये गलत है। अगला है लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो आरंभिक जो है कितना होता है? तो ये 100 करोड़ होता है। अगला है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में कितने राशि खर्चा करेगी? कितने? तो 15,000 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। और दोस्तों ये क्या है? तो विशेष रूप से जो है संवेदनशील जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लेने हेतु यह मिशन शुरू किया गया है। बिहार में निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर जो है 5% से कम है? तो 5% से कम जो है मधुबनी में है। किस राज्य ने 2023-24 से कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू करने का घोषणा किया है? तो ये पश्चिम बंगाल। अगला है वित्त वर्ष 23-24 के बजट में वर्णित राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना मुख्यतः किस वर्ग के लिए की जा रही है? तो किस वर्ग के लिए किया जा रहा है? तो बच्चों और किशोरों के लिए किया जा रहा है। अगला है 22-23 के दौरान केंद्र सरकार का वित्तीय प्रदर्शन लचीला बना रहा, इसके कारण थे? तो इसका कारण क्या थे? तो इसका कारण जो है उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कारण है कि जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुआ, बजट में प्रत्यक्ष कर और जीएसटी में वृद्धि हुआ। अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान जो है सकल राजस्व में 15.5% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी और अप्रत्यक्ष जीएसटी में भी वृद्धि की संभावना है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों कौन कौन सा अधिकार है जो सिर्फ माने विदेशों को भी प्राप्त है, गैर नागरिकों को? तो आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28। बाकी बात जो है जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ भारत के नागरिक को है। तो 15-16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 29-30 हो जाएगा। ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। किस मिट्टी में चूना और क्षार की कमी पाई जाती है? तो किस मिट्टी में चूना और क्षार मिट्टी? तो बलथर मिट्टी में। अगला है बिहार में किस प्रकार के शैलों में पायराइट पाया जाता है? तो किस प्रकार के शैलों में पायराइट पाया जाता है? तो दरबार क्रम शैलों में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों बिहार में किस प्रकार की शैलों में पायराइट पाया जाता है? तो बिंद क्रम की शैलों में, न कि दरबार में।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो सीसा पूर्णिया, ये सुमेलित नहीं है। पूर्णिया जूट उत्पादन में बिहार का अग्रणी राज्य है, न कि सीसा के उत्पादन में। आपके बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है बिहार से गुजरता है? कौन सा? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1। बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1874 में। अगला है बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो धान रोपते समय जो है ये चोंचर गीत गाया जाता है। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये सहरसा है। अगला है न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम क्या है? तो न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जो है जिलों का सही क्रम जो है जो सबसे न्यूनतम शेखपुरा है, इसके बाद शिवहर है, इसके बाद अरवल है, इसके बाद लखीसराय है। तो डी आंसर हो जाएगा। कोरा जनजाति, तो कोरा जनजाति जो है कटिहार में पाया जाता है। उराव जनजाति जो है ये चंपारण में पाया जाता है। मुंडा जनजाति, तो मुंडा जो है रोहतास में, और चेरो जो है गया में। इसके अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। विश्व पर्यावरण संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1971 में पर्यावरण दिवस मनाया। तो दोस्तों 71 नहीं 72 होगा। फर्स्ट ही सिर्फ सही है, दूसरा गलत है। 72 में शुरू हुआ था। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? रियाना बरनावी बनी है। पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो भोपाल में। अगला है माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो कौन पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी बने हैं। अगला है नीति आयोग के बारे में बताना है और गलत कौन दिया हुआ है वो बताना है। यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। दोस्तों नीति आयोग जो है भारत सरकार द्वारा गठित एक थिंक टैंक संस्थान है, न कि वैधानिक है। तो फर्स्ट गलत हो गया। इनके प्रकाशन में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक शामिल है। तो ये सही है, तो केवल 2 सही होगा। तो इसमें असत्य बताया है तो केवल 1 असत्य, 2 सही है। अगला है जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में कृषि पर क्रोनिविया संयुक्त कार्य पर निर्णय लिया जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये जो है ये ग्रीन हाउस से संबंधित है। अगला है हाल ही में खबरों में रही नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। तो ये जो है आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए जो है देशों के बीच सहयोग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्रांस सरकार की जो एक पहल है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इन कथनों में कौन सा सही है सो बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को बाजार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया, जिसके उद्देश्य इस बारे में जागरूकता पैदा करना है कि बाजरा खाद्य सुरक्षा और पोषण कैसे योगदान दे। भारत दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद नाइजीरिया और चीन का स्थान है। तो केवल 2 ही सही है, बाकी बाद 1 असत्य है। बी आंसर है। एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है, किस संस्था पर बनाया जा रहा है? तो किस संस्था पर बनाया जा रहा है? तो ये इसरो पर बनाया जा रहा है। चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने जो है ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 28 मई 2003 को पीएम मोदी ने सेनेगल को नए संसद भवन में स्थापित किया। इस सेनेगल को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकारा था। सही है, सेनेगल प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। यह अमृतकाल का प्रतीक होगा। दोनों सही है। अगला, किस देश ने हाल ही में ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो ये इजराइल है। अगला है, फीफा 2026 में विश्व कप लोगों का अनावरण किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फीफा विश्व कप 2026 में 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी। सही है। यह दुनिया खेल के सबसे बड़े आयोजन 26वां संस्करण। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये 23वां संस्करण होगा, न कि 26वां। 22वां जो कतर में हुआ था वो 22वां संस्करण था। तो केवल एक सही होगा। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की है? तो कितने एज के लिए?
ये 15 वर्ष के लिए ऊपर। बिहार के किस महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किस महिला को? तो गायत्री कुमारी को। अगला, हाल ही में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो किस खिलाड़ी ने? तो गजेंद्र कुमार ने जीता था। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह रॉकेट का नाम क्या है? तो यह रॉकेट का नाम जो है ये टेरान 1 है। विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस 2023 का थीम जो है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 मार्च 2023 को कहाँ पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया? तो कहाँ पर किया? तो ये नई दिल्ली में। अगला है, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक? ये 2030 तक का। अगला है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के रिपोर्ट ने दुनिया के सभी देशों के रक्षा खर्च को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है वो बताना है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश बन गया। तो फर्स्ट सही है। अमेरिका 1877 अरब डॉलर खर्च के साथ दूसरे स्थान पर, तो एक गलत है। दोस्तों, स्टॉकहोम ये जो है ये रक्षा से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है और भारत के बारे में बताया कि ये चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश बन गया। भारत की ओर से पिछले साल बजट में सैन्य खर्च को लेकर 5.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और 21 से 22 में 4.78 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। भारत इस ईस्वी में चौथे नंबर पे है। इसमें 5वें नंबर पे जो है सऊदी अरब है, जिसने पिछले वर्ष 75 अरब डॉलर खर्च किया। वहीं तीसरे नंबर पर कौन है? रूस है। रूस ने 86.4 अरब डॉलर खर्च किया। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है। पहले स्थान पर अमेरिका है। और कितना खर्च किया? 1877 खर्च किया था। तो अमेरिका पहले नंबर पे है, ना कि दूसरे नंबर पे, इसलिए गलत हो गया। चलिए दोस्त, इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।